तो ये है क्लास नंबर सेकेंड। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका बायोफ्लो टेक्नोलॉजी हो गया, मोराइल कल्चर, श्रिम्प कल्चर, प्रॉन और श्रिम्प के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट तरीके से मैं डिस्कस करूँगा। तो क्लास सेकेंड स्टार्ट करने से पहले ये जो बच गया था आपका, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, पढ़ान के मास्टर नोट से 2 पेजेस मैंने ऐड किए हैं। टेबल्स हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, अगर क्वेश्चन बना तो आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर कैटेगरीज, स्पीसीज और कॉमन नेम के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट स्पीसीज एंड दियर कॉमन नेम। तो कुछ मछलियों के नाम हैं, आप देख लीजिए। मेजर कार्प है यहाँ पे, इंडियन मेजर कार्प में कैटला है, उनके कॉमन नेम है। लोबियो रोहिता रोहू, कैरिहाना मृगल, साइप्रिनस कार्पियो कॉमन कार्प जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से माइनर कार्प में कौन कौन से स्पीसीज़ हैं उनके कॉमन नेम, और एक्जॉटिक या चाइनीज़ कार्प में कौन कौन से स्पीसीज़ हैं उनके कॉमन नेम, और कैटफिश, मुरैल एंड स्नैक हेड जो आपकी अलग ही मछली है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये मछली है। तो इसका आपको यहाँ पे स्पीसीज़ और कॉमन नेम दिख जाएगा। तो जो भी हैं चीज़ें उनके नाम याद रखिए, ज़्यादा नहीं है, छोटा ही टेबल है 1 पेज का। इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे इसको एक बार ज़रूर से देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे हैं कुछ उनके फ़िश के नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फ़िश हैं हमारे इंडिया में, पॉपुलर फ़िश हैं, उनके नाम दे दिए। इमेज के द्वारा आप थोड़ा समझ सकते हैं। पहला है कैलरीज बैट्रचस, ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं, मांगूर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने बचपन में मछली वगैरह पकड़ा होगा, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि मांगूर, सिंघी, सिधरी, सौरी, रोहू, पहिना, ये सब नाम उन्हीं लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा अंदाज़ा, जो यूपी बिहार में मछलियाँ पकड़ते हैं तालाबों में। हमने पकड़ा हुआ तो हमने जाना है, तो वही नाम है जो कि आज कैटला बुला रहे हैं। लोबियो रोहिता को रोहू बुला रहे हैं, रोही को लोबियो रोहिता बुला रहे हैं। सिंघी देख लो यहाँ पे, जिन्होंने देखा होगा। तो ये क्या करती है, यहाँ पे कड़क, ये दो शायद सिंग टाइप का बना होता है, और वो झटके से मूव करती है और कट जाता है। तो बहुत तेज़, वो जैसे बिच्छी नहीं मारती है तो वैसा ही दुखता भी है। तो इसलिए बोलते हैं कि सिंघी को हाथ से ना पकड़ें भाई साहब, उसको पकड़ने का एक अलग तरीका होता है, ये बहुत तेज़ मारती है। ठीक है, पूरा एकदम खून निकल जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आप देखिए, जो आपका मांगूर है उसका इमेज ऐसा है। क्या बोल रहे हैं, ये ओमनीवोरस है। ठीक है, मेनली एक्टिव एट नाइट, तो रात में निकलती है अपना चारा वारा खाने। हाईली प्रेफर्ड कैट फिश इन इंडिया विद द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो काफ़ी हाई न्यूट्रिशनल इसमें मिलते हैं आपके, जो प्रोटीन वगैरह की मात्रा है, ये जो है आपकी फ़िश में काफ़ी हाई मात्रा में, तो ज़्यादा लोग इसको खाना पसंद करते हैं। ठीक है, और कैटला को देखते हैं। तो ये आपकी सरफेस फीडर है, मैक्सिमम फीडिंग एक्टिविटी इन द मॉर्निंग, तो सुबह ही सुबह उठते, सिधरी है शायद, आई थिंक ये सिधरी है। तो ये सुबह उठ के अपना चारा वारा खा लेती है पूरा। ठीक है, अगर आपको मछली पकड़ना है तो सुबह टाइम पे जाइए। हाँ, मैक्सिमम लोग शायद सुबह ही जाते हैं मछली वगैरह पकड़ने, तालाब में कटिया वगैरह अगर लेके जा रहे हैं, सुबह निकलिए तो ये सारी मछलियाँ खाना खाने निकलेंगी, तो आपको ये मिल जाती हैं। ठीक है, आसानी से। वेट रेंज एनालाइज सैंपल 1.5 से 3 kg तक ये होती है मैक्सिमम। रोहू के बारे में बात करते हैं, ये सिधरी का शायद दूसरा वर्जन है, इवॉल्व हुआ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो रोहू जो है अपने फ्राई स्टेज पे जब होता है, वो स्टार्टिंग में ज़्यादातर प्लैंक्टिवोरस होता है, जो नहीं आपका जू प्लैंक्टन्स वगैरह खाते हैं। जब थोड़ा सा ये फिंगरलिंग पे आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ज़्यादातर एल्गी खाता है और मड वगैरह हो गया। ठीक है, वेजिटेशन जो उगे वगैरह होते हैं तालाब वगैरह में, उसको खाता है। ठीक है, तो वही बताया गया है उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर में। मृगल में देखिए, ये जो मछली आपकी मृगल, इसको शायद मैंने भी नहीं देखा है कैसा रहता है। तो अपना जो है ये फीडिंग हैबिट स्विच कर सकता है, कैन स्विच टू फिल्टर फीडिंग मोड। तो ये बॉटम फीडर है, मेनली ओलियोफोगस के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये मृगल के बारे में याद रख सकते हैं। अभी हमने सिंगी के बारे में बात किया। फाउंड इन पॉन्ड, डिचेस, स्वैम्प्स एंड मार्सेस, जो दलदली एरिया होते हैं वहाँ पे आपको मिलेगी पॉन्ड में। कैन टॉलरेट स्लाइटली ब्रैकिश वाटर, और ओमनीवोरस होती है। ये आराम से थोड़ा बहुत अगर ब्रैकिश वाटर रहा तो ये टॉलरेट कर लेती है। ठीक है,
तो इस मछलियों के बारे में हमने आपको बता दिया। छोटा छोटा टेबल है, दोनों याद कर लेना। अब मेन क्लास पे आते हैं, अपना आज का क्लास पार्ट नंबर 2। ठीक है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग जब हम फिश फार्मिंग वगैरह करते हैं तो मेन बायोफ्लॉक क्यों बोला गया है, जो उसमें एग्रीगेट वगैरह डालते हैं, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपका डायटम्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, एल्गी, तो इन्हीं का सहारा लेके हम लोग फीडिंग कराने वाले हैं मछलियों को। समझ रहे हैं, इसीलिए बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बोला गया BFT। ये हमारे कंट्री का न्यू ब्लू रिवोल्यूशन के रूप में माना गया है। ठीक है, जीरो वाटर एक्सचेंज, सबसे बड़ी चीज़ यही है। अगर मछली पालन कर रहे हैं तो आपको पानी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये ब्लू रिवोल्यूशन इसलिए बोला कि भाई इसमें जो पानी है आप उसको बार बार रीयूज़ करते रहिए। ठीक है, मछलियाँ आएंगी, जो भी आप चीज़ें फीड वगैरह कराएंगे, नई नई मछली लीजिए, हार्वेस्ट कीजिए, वही पानी इस्तेमाल कीजिए, अलग से आपको कोई नया फ्रेश वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये आपका न्यू ब्लू रिवोल्यूशन में आता है। तो बायोफ्लॉक को हम इको फ्रेंडली इन सीटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। अब इसमें अर्थ निकाल, ये इको फ्रेंडली है भैया, इन्वायरमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, इन सीटू ऑन साइट पे है, तो क्या करता है मेन चीज़, जो हमारे नाइट्रोजन वेस्टेज हैं, जैसे नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, इनको किस में कन्वर्ट करता है, फीड में। ठीक है, जिसको मछलियाँ आराम से खा सकती हैं। और बायोफ्लॉक जो आपका ज़ीरो वाटर वेस्टेज, जैसे हमने अभी देखा, ज़ीरो वाटर एक्सचेंज का एक और फ़ायदा सबसे बड़ा है। तो हम बार बार इस गंदे पानी को कहीं भी बहुत बड़े लार्ज लेवल पे जो भी खेती कर रहे हैं, फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, तो पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा लगती है। एक बार पानी भर दो और उसको रिसाइकल बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली है, वो पानी को आपको कहीं भी नदी तालाब में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन न्यूट्रिशनल वैल्यू भी प्रोवाइड कराता है, जब इसमें आपके ये ग्रोथ जो है किसकी, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है बायोफ्लॉक में। और वही जो है कंज्यूम करते हैं फीड, जो हमारे फिश होते हैं, श्रिम्प होते हैं, वही कंज्यूम करते हैं। तो जो फार्मर होता है उनका जो कॉस्ट का खर्चा होता है फीड का, वो भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से रिवोल्यूशनरी काम है इसमें। हम देखते हैं जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। आल्सो कॉल्ड एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड, इसको और क्या बोलते हैं, एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड। डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के आसार हैं। एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड इज़ आल्सो नोन एज, डायरेक्टली 4 ऑप्शन दे देगा, बहुत ही क्लोज ऑप्शन बनाते हैं BPS वाले। तुक्का लगाने जाएंगे तो फंस सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली याद रखो, एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड या फिर ग्रीन सॉफ्ट पॉन्ड भी इसे बोलते हैं। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पकड़ ली आप लोगों ने। एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ। तो ये क्या है कि एक प्रोटीन रिच एग्रीगेट्स होता है बायोफ्लॉक, जिसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे का डायटम, बैक्टीरिया, प्रोटीन, एल्गी वगैरह सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये एक सिम्बायोटिक प्रोसेस है दैट इंक्लूड कन्फाइंड एक्वेटिक एनिमल, उसमें आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ जाता है। और इसको हम लोग इको फ्रेंडली इन सिटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आपका जो नाइट्रेट एंड अमोनिया है, जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये कन्वर्ट हो जाता है फीड में, जो कि मछलियाँ इसको कंज्यूम कर सकती हैं। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। न्यू ब्लू रिवोल्यूशन किसे बोला जाता है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को, ये भी टर्म आप याद रखिए। आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, वही जो मैंने आगे लिखे थे। इसको और क्या बोलते हैं, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट अलाउस न्यूट्रिएंट्स टू बी कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, मिनिमल और नो वाटर एक्सचेंज। अभी हमने बात किया उसी चीज़ के बारे में। और ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है, माइक्रोबियल प्रोसेस, यूटिलाइज द माइक्रोबियल प्रोसेस विद इन अ पॉन्ड एंड टैंक टू प्रोवाइड अ फूड फॉर द कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म। जो भी हम लोग इसमें कल्चर करने वाले हैं, फिश या श्रिम्प को, जो भी हम लोग इसमें फार्मिंग करेंगे, उसमें ही उसको खाना पानी सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म को, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। अदर नेम, जैसे कि इसको हम एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड भी बोलते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक पॉन्ड या फिर ग्रीन सॉफ्ट पॉन्ड, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कुछ भी हो जाए इसको आपको याद रखना है। एक्टिव सस्पेंशन पॉन्ड, हेट्रोट्रॉफिक पॉन्ड या फिर ग्रीन सॉफ्ट पॉन्ड। ओके है। एडवांटेजेस देख लो। मे बी ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई साहब बताइए, विच आर द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT। 4 ऑप्शन आपके एडवांटेज के होंगे, डिसएडवांटेज आप उत्तर गलत करके चले जाएंगे। आप एक बार देख लो क्या दिया हुआ है। तो भैया इको फ्रेंडली है, ठीक है, समझ गए। इट रिड्यूसेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ओके। जुडिशियल यूज लैंड एंड वाटर, तो बहुत ज़्यादा
पानी और लैंड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। छोटा मोटा एरिया या बैकयार्ड में आप इस लगा सकते हैं। लिमिटेड और ज़ीरो वाटर एक्सचेंज अभी हमने देखा। हाई प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो बायोफ्लोट लगाइए। एंड रिड्यूसेस द वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को ये कम करता है। और क्या है, इस जो पैथोजन से स्प्रेड करने से उसको बचाता है। और जो आपका फीडिंग का खर्चा है उसको भी ये कम करता है। ठीक है। इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन कैप्चर फिशरीज। जैसे हमारे कंट्री में कैप्चर फिशरीज़ का प्रेशर में आता है, भाई डिमांड नहीं मिल रही है, मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा, सप्लाई नहीं मिल रही, तो ये टेक्नोलॉजी लगाकर आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं और सभी को डिमांड को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने एडवांटेजेस समझ लिए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मेजर पूछेगा तो आपका एडवांटेज पूछेगा। आगे देखते हैं और क्या है। आपका बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए कुछ सूटेबल स्पीसीज़ हैं जो हम लोग इसमें कल्चर करेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो याद रखना। पहला है आपका एयर ब्रीदिंग फिश में, एक मिनट, तो एयर ब्रीदिंग फिश में सिर्फ नाम याद रखने हैं। जैसे कि आपका सिंगी हो गया, उसका आप साइंटिफिक नेम याद रख सकते हैं। मांगूर हो गया, पाबड़ा हो गया, अनाबस या फिर कोई पैंगेसियस। तो ये कुछ मेन स्पीसीज़ हैं जो कि हम लोग बायोफ्लो कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉन एयर ब्रीदिंग फिशेज़ में एग्जांपल देख लो, कॉमन कार्प हो गया, रोहू, तिलापिया और मिल्क फिश, ये कुछ कॉमन नेम हैं। ठीक है, ये कुछ नाम हैं जो कि नॉन एयर ब्रीदिंग फिशेज़ में आते हैं, बायोफ्लो कल्चर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलफिश लाइक वेनामी एंड टाइगर श्रिम्प, ये दो स्पीसीज़ हैं सेलफिश कैटेगरी के अंडर में जो कि हम बायोफ्लो कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सूटेबल मानी जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लो एक बार। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार याद कर लेना। सिर्फ और सिर्फ एयर ब्रीदिंग फिश में कौन कौन से आ रहे हैं स्पीसीज़, नॉन एयर ब्रीदिंग में और सेलफिश में छोटे छोटे नाम हैं 4-5, उसको याद कर लो। तो ये आपको PDF मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ओके, मुरैल कल्चर। तो मुरैल आपकी जो फिश है, ये आप देख रहे होंगे इसका इमेज, ये है आपका मुरैल। इसको आई थिंक जो लोग मछली वगैरह पकड़े होंगे, इसको हम लोग हिंदी में सौरी बोलते हैं क्या, है ना, सिदरी और सौरी। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इकोनॉमिकल है, कहीं भी आप तालाब वाला बनाए हैं वहाँ पे डाल दो, जब पैदा हो जाती है। बहुत लोग तो जब धान वगैरह खेती करते हैं, जो धान के पानी होता है वहाँ पे डाल देते हैं, वहाँ भी ये बड़ी हो जाती है, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ भी नहीं होता, तो आराम से इसको निकाल के हार्वेस्ट करके अपना कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग स्नैक हेड के नाम से जानते हैं, इसको मैं रहता हूँ सौरी आई थिंक बोलते हैं, मुझे इतना पता है। इसको सौरी की तरह ही लग रही है। स्नैक हेड फिश के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। फैमिली का क्या नाम है भैया, चैनिडी, ये नाम याद रखना, चैनिडी फैमिली से बिलोंग करती है। इंडिजिनस एयर ब्रीदिंग फिश है, इंडिजिनस एयर ब्रीदिंग फिश, डायरेक्टली नाम पूछ सकता है आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनस एयर ब्रीदिंग फिश, 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, मुरैल आपको याद रखना है और उसका साइंटिफिक नेम जो है। तो 4 टाइप मेनली इंडिया में ग्रो किए जाते हैं इसके। तो पहला है आपका जाइंट मुरैल, इसको हम लोग और भी बोलते हैं ग्रेट स्नैक हेड मुरैल। ठीक है, इसको चन्ना मैरूलियस के नाम से भी जानते हैं, तो ये इसका साइंटिफिक नेम याद रखना। स्ट्रिप मुरैल, चन्ना स्ट्रैटुअस, स्पॉटेड मुरैल, चन्ना पंक्टाटुअस। ठीक है, मड मुरैल, चन्ना गैटुचुआ। तो ये कुछ नाम हैं इसके स्पीसीज़ के नाम, उनके साइंटिफिक नेम। 4 मेजर हम लोग ज़्यादातर इंडिया में पॉपुलर हैं, ग्रो करते हैं, इनका कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, मोस्ट कॉमन, मोस्ट इकोनॉमिकल, यहाँ पे देखो मोस्ट इकोनॉमिकल फ्रेश वाटर फिश है ये। ग्रो इन डाइवर्स वेदर कंडीशन, तो ये आराम से किसी भी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी वेदर कंडीशन में आराम से ग्रो कर लेती है। ठीक है, आल्सो सर्वाइव इन द लोअर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल,
कम ऑक्सीजन लेवल है, बहुत धुंधला पानी है, पानी की कंडीशन बहुत ख़राब है, फिर भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिजिनस एयर ब्रीदिंग फिश में ये आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। और कार्निवोरस है ये। और जो साइज़ होता है इसका, स्टॉकिंग का साइज़ होता है 5 से 8 सेंटीमीटर। जब हम पॉन्ड वगैरह पर तैयार कर लिए, तो अगर हम चाहते हैं कि वहाँ पे मुरैल को कल्चर करें, तो लगभग हम लोग स्टॉकिंग साइज इतना बड़ा लेकर आते हैं और 10,000 1 हेक्टेयर के लिए अला के उसमें छोड़ देंगे, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं। पॉन्ड अगर बना रहे हैं तो उसका साइज़ लगभग 0.1 से 0.2 हेक्टेयर होना चाहिए। वाटर डेप्थ कितना, 1 से 1.5 मीटर रहना चाहिए। स्टॉकिंग डेंसिटी देख लो, मैंने बता दिया। 600 से 700 ग्राम जब हो जाता है 8 से 10 मंथ में, तो उसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ज़्यादा मैंने बताया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये, आधा किलो का तो बहुत ज़्यादा हो गया, छोटे छोटे ही होते हैं ये, ठीक है। सॉइल की बात कर लेते हैं। जो पॉन्ड, जो हम मिट्टी में हम इसका पॉन्ड बना रहे हैं, तो सैंड परसेंटेज उसमें 40% होना चाहिए, सिल 20%, क्ले 40%, मिनिमम 20%, मतलब क्ले की मात्रा 40% होनी चाहिए, ठीक है, 20 से नीचे ना जाए। ऑर्गेनिक मैटर भी थोड़ा बहुत अगर मिला तो अच्छा है। तो मुरैल कल्चर अगर आप कर रहे हैं तो पॉन्ड के लिए की चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मुरैल में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। मेन इंपॉर्टेंट है भैया, फैमिली याद कर लो, स्नैक हेड फिश किसको कहते हैं याद कर लो, इंडिजिनस एयर ब्रीदिंग फिश कौन सी है, मुरैल आपकी लोअर डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए भी सूटेबल है, वेदर जो एडवर्स वेदर कंडीशन के लिए भी सूटेबल है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कार्निवोरस में ये आती है। आगे देखते हैं प्रॉन कल्चर। अब कन्फ्यूज़न है इसमें प्रॉन और श्रिम्प में, ठीक है। 2 मछलियाँ होती हैं, दोनों को हम बारी बारी समझेंगे। तो ज़्यादातर जो इंडिया में हम लोग देखते हैं प्रॉन कल्चर करते हैं, वो फ्रेश वाटर होती है, ठीक है। फ्रेश वाटर मैक्सिमम जो हमारी नदियाँ बह रही होती हैं ना इंडिया में, अलग अलग नदियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। और भारत में मोस्ट कॉमन अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि मोस्ट कॉमन प्रॉन का नाम बताइए, तो 2 स्पीसीज़ हैं यहाँ पे। पहला आपका माइक्रोब्रैचियम रोजनबर्गी, एक सेकेंड, इसका भी नाम सेम हो गया है यहाँ पे, ये नाम अलग है, एक मिनट, इसको मैं दूसरा चेंज कर देता हूँ। इसका नाम है माइक्रोब्रैचियम मैलकोल, यहाँ पे एम है, फिर एस है, फिर NII, सोनी, मैलकोल सोनी, ऐसा कुछ नाम है इसका प्रोनाउंसिएशन। इसको हम लोग इंडियन रिवर प्रॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये याद रखना। इंडियन रिवर प्रॉन का नाम पूछे तो याद रखना माइक्रोब्रैचियम मैलकोल सोनी, ठीक है। ये आराम से जो आपका ब्रैकिश वाटर रहा, थोड़ा बहुत पानी खारा भी रहा, तब पर भी जिंदा रह लेती है। pH 7 से 8.5 तक इसको चाहिए, ओके। दूसरी स्पीसीज़ है माइक्रोब्रैचियम रोजनबर्गी। तो ये जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन में आती है। लगभग इसका लेंथ जो होता है 320 mm का जो मेल होता है, और 250 mm इसका जो फीमेल कैटेगरी में आती है उनका होता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़े बड़े हाथ पे लेकर आप देख सकते हैं, इमेज आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉन मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये फ्रेश वाटर में ही लिव करते हैं, और जो प्रॉन होता है श्रिम्प जो होता है, ये आपके साल्ट वाटर में रहते हैं। इसकी साइज़ बहुत बड़ी नहीं होती, श्रिम्प जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। और झींगा मछली आपने देखा होगा, छोटे छोटे झींगा मछली, वो आपके श्रिम्प में आते हैं। मोस्टली ये साल्ट वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रॉन होता है, इसको हम इंडियन रिवर में ही मोस्टली मिलेंगे अगर हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा बिकता है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया ब्रैकिश वाटर के लिए भी थोड़ा बहुत ये काम चल जाएगा। और जायंट मुरेल का नाम और इंडियन रिवर प्रॉन का नाम, जायंट फ्रेश वाटर प्रॉन का नाम और जो इंडियन रिवर प्रॉन का नाम, दोनों के स्पीसीज नाम याद रखना। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फैमिली आपको बता दिया, पहला मोंडी। और जेविनाइल प्रॉन की बात करें तो उनका जो वेट होता है 2 से 5 ग्राम का ही होता है। कभी कभार ये पानी में दिखते भी नहीं, इतने सफ़ेद होते हैं, तैरते रहते हैं, आपको भी नहीं दिखेंगे। तो जुवेनाइल प्रॉन की जो साइज़ है 2 से 5 ग्राम। ब्रीडिंग कब करते हैं ये? 3 to 4 टाइम पर सीजन, ठीक है। ऑप्टिमल टेम्परेचर कितना चाहिए? 29 से 31। अगर हम मोनोकल्चर कर रहे हैं प्रॉन का तो सेमी इंटेंसिव में लगभग 30 से 50 हज़ार
प्रॉन पर हेक्टेयर में आपको ग्रो कर सकते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं प्रॉन की तो अप टू 1 लाख पर हेक्टेयर में इसका फार्मिंग ले सकते हैं। ठीक है, जो पीएच चाहिए वाटर का लगभग 7.5 7.8 से 8.2। वाटर सैलिनिटी कितने होनी चाहिए, लेस देन 0.05 ppt। ठीक है, तो प्रॉन कल्चर छोटा सा मुझे समझाना था तो ये मैंने आपको बता दिया। सिंपल चीज़ें ये आप समझ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है इनके 2 स्पीसीज़ मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में ग्रो करते हैं उनके नाम। ठीक है, ब्रीडिंग कितना करते हैं, जुवेनाइल स्टेज पे कितना साइज़ होता है, इनके फैमिली का नाम। ठीक है, सेमी इंटेंसिव मोनोकल्चर कर रहे हैं तो कितने प्रॉन लगेंगे पर हेक्टेयर में, इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं तो कितने लगेंगे, वाटर सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सर्वाइवल रेट भी थोड़ा सा कम है, 65 से 70% ही। अगर हम जितना लगाते हैं 10,000 आप इनका सीड देते हैं फिर भी उसमें 65 से 70% ही सर्वाइव कर पाते हैं। समझ गए प्रॉन कल्चर और मुरेल कल्चर। आगे देखते हैं। आगे है यहाँ से कुछ नोट्स डायरेक्टली मैंने ऐड किया हुआ है कि जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि आपको कूलिंग। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगर हमको फ़िश की क्वालिटी बढ़ानी हो। ठीक है, यूज़ प्लेंटी ऑफ आइस, प्लेसिंग लेयर ऑन द टॉप बॉटम एंड साइड ऑफ द फिशेस बॉक्सेस सेल्फ। जो भी हम सेल्फ में इसका डाल रहे हैं फिश को, बस उसमें क्या है कि साइड से, अपर से और नीचे से थोड़ा बर्फ़ की लेयर लगा देनी है। तो मेन काम क्या है कूलिंग का कि हमको भैया जो है क्वालिटी को बढ़ाना है। बस मेन कीवर्ड याद रखना। ड्राइंग क्यों करते हैं, तो ड्रायर में डाल के इसको ड्राइंग नहीं करेंगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें अगर हम स्टोरेज के लिए लेके जा रहे हैं तो ड्राइंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। स्मोकिंग टर्म आई थिंक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हम स्मोकिंग क्यों करते हैं। रिमूव द गिल्स एंड इट्रेल्स। जो इट्रेल्स होते हैं उनको गिल्स को रिमूव करने के लिए मेन पर्पस है स्मोकिंग का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है ऑलरेडी। स्मोकिंग किस पर्पस के लिए करते हैं हम लोग फिश में, इसके बारे में। स्मोकिंग डन सो दैट फिश क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, और भी कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या है, आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई मिलता है, जो वही आपका फिश का स्टोरेज लाइफ है उसको बढ़ाना है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन में। उसके बाद आपका कैनिंग तो इजी है, जो आपके कैन वाले डब्बे उसमें डाल के स्टोर कर रहे हैं हम लोग फिश को, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल उसको कर सकें। तो कैनिंग जैसे आपका पल्प वगैरह बनाते हैं, मैंगो पल्प, तो उसी तरीके से फ़िश की भी कैनिंग करते हैं। पैकेजिंग कॉस्ट आ रहा है, इसमें पैकेजिंग कॉस्ट हाई लगेगा आपको। स्टोरेज इजी एंड कैन लास्ट लॉन्ग पीरियड बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 के नीचे रखिए, कैनिंग आपका प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। क्वालिटी न्यूट्रिशनल वैल्यू आर गुड। ठीक है, बस वही क्वालिटी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए। कूलिंग दोबारा क्यों आ गया। ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ लेना आराम से। प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग में कुछ खास नहीं है। मछली अगर आप पकड़ते हैं तो उसको जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल करना रहता है, नहीं तो बहुत जल्दी उसमें सड़न लग जाती है। ठीक है, साल्टिंग भी करते हैं। तो साल्टिंग क्यों करते हैं, इन्हांसिंग द स्टोरेज लाइफ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन साल्ट अगर सस्ता मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। तो ये 2-3 पेजेस मैंने डाले थे, कुछ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के टर्म्स हैं, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो PDF में आपको मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी याद कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं, और भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और उसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं, इसमें पर्ल फार्मिंग है, देख लेना आप TNU की वेबसाइट में जाके, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट्री भी है, फॉरेस्ट्री भी लाइनअप में है, उसको भी कवर कर देंगे 2-3 क्लास में। तो हमने ज़्यादा फालतू बातें ना करके मेन चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, जिससे आपका ही फ़ायदा हो, कम टाइम में आप इसको कवर कर पाएँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, हमें टेलीग्राम पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं @agrivimal। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।